नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार और आप देख रहे हैं इग्नू IQ हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी तक अगर आपने असाइनमेंट बनाना शुरू नहीं किया है तो आप हमसे PDF लेकर अपना असाइनमेंट बना सकते हैं और समय पर जमा कर सकते हैं। असाइनमेंट सबमिट करने की जो अंतिम तिथि बताई गई है वो है 30 सितंबर, लेकिन आगे की जो डेट है उसे एक्सटेंड करके 31 अक्टूबर कर दी जाएगी। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो आप 31 अक्टूबर से पहले कभी भी अपना असाइनमेंट जो है अपने स्टडी सेंटर में जाके जमा कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे BEVAE 181 पर्यावरण अध्ययन पर क्षमतावर्धक अनिवार्य पाठ्यक्रम। इसमें हमने इकाई 7 तक पढ़ा था, जिसमें हमने इकाई 6 को स्किप किया था। तो आज हम यूनिट 6 यानी इकाई 6 को पढ़ेंगे। इकाई 6 जो है उसका शीर्षक है जैव विविधता, मूल्य और सेवाएं। यानी जैव विविधता में हम क्या मूल्य प्राप्त करते हैं और क्या सेवाएं हम देते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों, प्लेलिस्ट में जाके आप BEVAE 181 के सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक सारे वीडियोस को देख लिए हैं, 6 वीडियो मैंने उस पर बना रखे हैं, 6 वीडियोस को अगर आपने देख लिया है तो आप ये जान गए होंगे कि जैव विविधता क्या है। फिर भी मैं आपको एक बार शॉर्टकट में समझा देता हूँ कि जैव विविधता क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी, देखिए, विविधता का अर्थ होता है विभिन्न प्रकार, यानी वैसा क्षेत्र जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे रहे, यानी सजीवों की विविधता। यानी अगर एक जंगल की बात करें तो एक जंगल में क्या है, पेड़ पौधे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, सरीसृप है, उभयचर है, बड़े बड़े जंगली जानवर हैं, पक्षियाँ हैं, यानी सभी को मिलाकर, यानी जितने भी सजीव हैं, पेड़ पौधे हैं, झाड़ियाँ हैं, कटीले पेड़ हैं, पक्षी है, उसके बाद कीड़े मकोड़े हैं, केंचुए हैं, सरीसृप है, सांप है, उभयचर प्राणी, मेढक है। आई बात समझ में? तो जंगल में कई तालाब है तो हम मछली है, मगरमच्छ है, उसके अंदर सांप है, पक्षी उड़ रहे हैं। तो ये सभी क्या है? जैव विविधता है। इन सभी चीज़ों से हम क्या प्राप्त करते हैं? इन सभी जो जैव विविधता, जो जंगल है, जंगल से हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं? लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं, जानवरों के मांस प्राप्त कर सकते हैं, उसके बाद कई सारी जड़ी बूटियाँ हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर कहीं रबड़ का पेड़ है उसे रबड़ प्राप्त कर सकते हैं, गोंद का पेड़ है उससे हम गोंद, ठीक है, गम जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो जैव विविधता से बहुत फ़ायदे हैं, नुकसान एक भी नहीं है, फ़ायदे लाखों हैं। आई बात समझ में? तो चलिए एक एक करके हम जो है सारे पॉइंट को पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए, सबसे पहले तो जानेंगे हम कि जैव विविधता की परिभाषा है क्या। इसे पहले समझिए। देखिए, जैव विविधता एक जीवित प्रकृति में विविधता है। मैंने पहले आपको बताया कि सजीवों की विविधता है। विविधता के केंद्र में वस्तुओं के विभिन्न प्रकार शामिल है, जैसे प्रजातियां। जबकि जैव विविधता को परिभाषित करना या जैव विविधता का मापन करना इतना सरल नहीं है। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन के दौरान रियो डी जेनेरो, जो कि ब्राज़ील में है, में जैव विविधता को इस प्रकार परिभाषित किया गया था। कैसे किया गया था भाई? देखते हैं उसको। स्थलीय, समुद्री और अन्य जैविक परितंत्र सहित सभी स्रोतों में रहने वाले जीवित जीवों की विविधता, यानी जो सजीव है, और पारिस्थितिकी संकुल जिसका वे हिस्सा हैं। इसमें प्रजातियों के अंदर, प्रजातियों तथा पारिस्थितिक तंत्रों के बीच क्या है? विविधता शामिल है। विविधता कैसे है? एक जंगल है, अब मान लीजिए जंगल है, उस जंगल में क्या है? पक्षियों की अलग प्रजातियां हैं, स्तनधारियों की अलग प्रजातियां हैं, उभयचर जो है उसमें कछुए आते हैं, मेढक आते हैं, सरीसृप आते हैं, इनकी अलग प्रजाति है, मछलियों की अलग प्रजाति है, अकशेरुकी जंतुओं की अलग है। अकशेरुक मतलब जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, ठीक है, उसमें मकड़ी उकड़ी आते हैं। कीटों की अलग प्रजाति है, पौधों की अलग है, कवकों की अलग प्रजाति है, जीवाणुओं की, विषाणुओं की क्या है? अलग प्रजाति है। आई बात समझ में? तो इसे ही कहते हैं विविधता। अब आगे का हमारा पॉइंट है जैव विविधता के स्तर, उसका लेवल क्या क्या है, तो उसके लेवल के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला हमारा जो ये चैप्टर है। देखिए, विविधता के 3 स्तर है: आनुवांशिक स्तर, प्रजाति स्तर और पारिस्थितिक तंत्र स्तर। अब इन जो है तीनों को अलग अलग तरीके से हम पढ़ेंगे। देखिए, आनुवांशिक विविधता। आनुवांशिक विविधता का मतलब होता है कि जीवों को जो है, यानी प्रजातियों को आनुवांशिक स्तर पर जो है वो क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। अब मान लीजिए आनुवांशिक, अब मान लीजिए इंसान का आनुवांशिक जो DNA है वो क्या एक बिल्ली से मेल खाएगा? कभी नहीं खाएगा। एक बिल्ली का जो आनुवांशिक
डीएनए है, उनका जो आनुवांशिक तत्व उसके अंदर है, क्या वो एक सांप से मेल खाएगा? नहीं, क्योंकि एक सांप के अंदर का जो डीएनए है और उसका जो स्ट्रक्चर है आनुवांशिक का, वो अलग है। सांप का अलग है, मेढक का अलग है, बिच्छू का अलग है, मछली का अलग है, शेर का अलग है, बाघ का अलग है, सबका क्या है, अलग अलग है। तो आनुवांशिक विविधता में क्या होता है कि जिसका डीएनए सेम नहीं होता है, जिनका डीएनए मेल नहीं खाता है, उसे हम लोग कहते हैं आनुवांशिक विविधता। जैसे आम और धान, आम का डीएनए अलग है, धान का डीएनए अलग है, दोनों के डीएनए में कोई मेल नहीं है, तो इसे ही कहते हैं हम लोग क्या, आनुवांशिक विविधता। चलिए आगे हम पढ़ेंगे प्रजातीय विविधता। देखिए प्रजाति का मतलब क्या होता है, आप देखिए प्रजाति मतलब क्या होता है। अब मान लीजिए आप जाएंगे रशिया, तो रशिया में जो कुत्ते आपको दिखेंगे वो अलग किस्म के दिखेंगे। आप जाएंगे अफ्रीका, तो वहाँ के कुत्ते आपको अलग किस्म के देखेंगे। यानी कुत्तों में ही आपने देखा होगा कि सलमान खान के पास कुछ अलग तरीके का कुत्ता है और धोनी के पास कुछ अलग तरीके का कुत्ता है। आई बात समझ में? तो कुत्तों में क्या होता है कि जो प्रजाति है उसकी बहुत अलग अलग होती है, एक दूसरे से मेल नहीं खाती उनकी प्रजातियाँ। आई बात समझ में? अब जैसे हाथी की तो भाई एक ही प्रजाति है, घोड़ों की तो एक ही प्रजाति है, लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनकी कई प्रजाति। सांप को देख लीजिए, कई प्रकार के सांप होते हैं। मछली को देख लीजिए, विभिन्न प्रकार की मछली, एक छोटी मछली होती है, एक स्टार फिश होती है, ठीक है, करंट पैदा करती है। उसके बाद एक ऑक्टोपस भी होती है, वो भी मछली की श्रेणी में आती है। बड़ा से बड़ा व्हेल और शार्क भी मछली की श्रेणी में आती है, लेकिन उनकी प्रजातियों में क्या है, भिन्नता है। आई बात समझ में? तो इसे ही कहते हैं प्रजातीय विविधता या भिन्नता। अब देखिए पृथ्वी पर विद्यमान होने वाली प्रजातियों में विभिन्न अनुमान हैं, जो लगभग 5 से 10 मिलियन 100 मिलियन के बीच में है, किंतु लगभग 12.5 मिलियन का आंकड़ा सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकार्य है। इनमें से लगभग 1.7 मिलियन प्रजातियों का अब तक वर्णन किया जा चुका है, बाकी का वर्णन किया नहीं गया है, क्योंकि अभी तक हमने समंदर का कहिए या फिर मिट्टी के अंदर का कहिए, अभी तक बहुत ऐसे जीव हैं जो हमारे नज़र में नहीं आए, क्योंकि हमने समुद्र का गहन अध्ययन अभी तक हमने नहीं कर पाया है। आई बात समझ में? चलिए अब आगे हम देखेंगे परितंत्र विविधता। देखिए परितंत्र विविधता या पारिस्थितिक विविधता का अर्थ क्या होता है। अब मान लीजिए सांप जिस जगह में रहता है, क्या बिल्ली वहाँ पर रह सकती है? नहीं। केंचुए जहाँ पर रहते हैं, क्या वहाँ पर छिपकली रह सकती है? नहीं। तो केंचुआ जहाँ पर रहता है तो उस जगह का जो परितंत्र है वो उस केंचुए के लिए अनुकूल है। वहाँ पे केंचुआ सर्वाइव कर सकता है, लेकिन वहाँ पे एक चूहा सर्वाइव नहीं कर सकता या एक छिपकली सर्वाइव नहीं कर सकता। तो जीव जंतुओं में परितंत्र को लेकर क्या है, भिन्नताएं हैं। जो सियार होते हैं, सियार जिसे लोमड़ी भी हम लोग कहते हैं, फॉक्स जो है मिट्टी का वो गड्ढा खोद के उसके अंदर घुस के रहता है। क्या वहाँ पर इंसान रह सकता है? नहीं रह सकता, क्योंकि वो आपके लिए अनुकूल बिल्कुल नहीं होगी। यानी हमारे बीच में, हम जीव जंतुओं के बीच में क्या है, पारिस्थितिकी भिन्नता है। तालाब में मछलियाँ रहती है, सरीसृप रहते हैं, वो उनके लिए अनुकूल है। उनका शारीरिक बनावट जो है, स्ट्रक्चर जो है उस तरीके का किया गया भगवान के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, वहाँ पे वो सर्वाइव कर सकते हैं, उनके लिए वो अनुकूल है। लेकिन क्या आप जल के अंदर, पानी के अंदर, तालाब के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। एक बिल्ली को अगर तालाब में फेंक दिया जाए तो क्या वह सर्वाइव कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो परिस्थिति की है, वहाँ की जो परितंत्र है, वो उस बिल्ली के लिए या उस मनुष्य के लिए अनुकूल नहीं है। तो इसे कहते हैं क्या, पारिस्थितिकी विविधता या परितंत्र विविधता। यानी हर जीव जंतु का अपना खुद का एक अलग पारिस्थितिक तंत्र होता है। आई बात समझ में? अब पक्षियों को आपने कभी जमीन पर सोते हुए देखा है? नहीं, वे हमेशा पेड़ों पर रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो पैर है, उनके जो नाखून और पैर की जो बनावट है, उसमें इतना ग्रिप है कि वो पैरों को मतलब जकड़ के पेड़ के लकड़ी को वो सो जाते हैं। क्या आप पेड़ में उस तरीके का सो पाएंगे? नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका शरीर और वो जो परितंत्र है वो आपके अनुकूल बिल्कुल नहीं है। क्या एक कुत्ता या एक बिल्ली या एक भेड़ या बकरी पेड़ के ऊपर चढ़कर सो पाएगा? नहीं। लेकिन वहीं पर एक पक्षी की बात करें तो वह आसानी से वहाँ पे जो है वो सर्वाइव कर लेता है। तो इसे ही कहते हैं पारिस्थितिकी विविधता या परितंत्र विविधता। उसके बाद अगर कहें ठंडे और गर्म की, अब मान लीजिए कि जो पेंगुइन आपने देखा, पेंगुइन
या समुद्री सील या समुद्र ये जो भालू होते हैं, ठीक है, पोलर या पोलर बियर या कुछ कहते हैं, ध्रुवीय भालू, ठीक है हिंदी में, तो वो अंटार्कटिका में रहते हैं। तो उनके लिए वो परिस्थिति अनुकूल है। क्या आप पुरी का समंदर का बीच या गोवा के समंदर के बीच में आपने कभी पेंगुइन को देखा है? नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि वो परिस्थिति उनके लिए अनुकूल नहीं है। उनका जो शारीरिक बनावट है वो ठंडी प्रदेशों में रहने के लिए बनी हुई है। तो पेंगुइन जो है सिर्फ और सिर्फ आपको अंटार्कटिका में ही मिलेगा, जहाँ पर बर्फ़ है और जहाँ पर पानी है। यानी जहाँ बर्फ़ और पानी दोनों है वहाँ पे वो सर्वाइव कर पाएंगे। अब बर्फ़ तो हिमालय में भी है, तो पेंगुइन वहाँ क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि वह पानी नहीं है, वहाँ जल नहीं है, और वे जल में भी रहते हैं और वो ऊपर में भी रहते हैं। आई बात समझ में? तो इसे कहते हैं परितंत्र विविधता। चलिए, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम आगे पढ़ेंगे भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र और उनकी जैव विविधता। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें आपको पढ़ के काफ़ी मज़ा आएगा और काफ़ी ज्ञानवर्धक भी है। देखिए, हमारा जो भारत देश है यह विविधताओं का देश है। विविधता का देश कहने का ये मतलब नहीं कि यहाँ पे सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों समुदाय मिलकर रहते हैं या 8-10 धर्मों के लोग मिलकर रहते हैं, 8-10 भाषा बोलने वाले लोग साथ में रहते हैं, ऐसा नहीं है। भौगोलिक स्तर पर भी भारत जो है वो विविधताओं का देश है। अगर आप अमेरिका जाओगे, रशिया जाओगे, चीन जाओगे, जापान जाओगे, कहीं भी आप चले जाओ, वहाँ पर भारत जैसी भौगोलिक मतलब मिट्टी में जियोग्राफिकल, ठीक है। आप गुजरात जाओगे तो वहाँ का अलग एटमॉस्फेयर, आप सिक्किम जाओगे तो वहाँ का अलग एटमॉस्फेयर, ऐसा किसी भी और देश में नहीं है। आप केरल जाओगे तो वहाँ आपको समंदर मिलेगा, आप लद्दाख जाओगे तो वहाँ आपको हिमालय मिलेगा। आई बात समझ में? आप राजस्थान चले जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? रेगिस्तान मिलेगा, बालू मिलेगा। आप अरुणाचल प्रदेश, मेघालय जाओगे वहाँ आपको जंगल मिलेंगे। आई बात समझ में? चारों कोनों में 4 अलग प्रकार का जो है वो वातावरण है, पारिस्थितिकी है, उसे कहते हैं जैव भौगोलिक विविधता। जो भारत में है उसे हम लोग पढ़ेंगे। इसमें कई चीज़ों को कई सेक्टर में बांटा गया है। सबसे पहला ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ जो हम शुरू करेंगे तो उत्तर में क्या है? पार हिमालय, यानी वहाँ पे हिमालय है। उसके थोड़े से नीचे आएंगे तो पार हिमालय से नीचे आएगा हिमालय। हिमालय से फिर थोड़े और नीचे आएंगे तो आ जाएगा इधर राजस्थान, गुजरात में रेगिस्तान। उसके बाद फिर और दाएं तरफ आएंगे तो अर्धशुष्क मैदान। उसके बाद फिर आ जाएगा पश्चिमी घाट, फिर आएगा दक्षिणी प्रायद्वीप, और फिर गंगा के मैदान, पूर्वोत्तर भारत, द्वीप, समुद्री तट। अब सबको हम बारी बारी से अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कहाँ से? पार हिमालय से। बात करें पार हिमालय या ट्रांस हिमालय की, तो यहाँ पर कुछ स्थानिक प्रजाति है। स्थानिक मतलब जो वहाँ पर ही मिलते हैं, वो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। प्रजाति जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाई जाती है, जैसे एजेडिरेक्टा इंडिका यानी नीम, जो भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में क्या है? स्थानिक है। संकटापन्न प्रजाति किसे कहते हैं? संकटापन्न प्रजाति उसे कहते हैं जो संकट में है, जिनकी आबादी काफ़ी कम हो चुकी है। अब देखिए, पार हिमालय की बात करें तो इस क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 1,86,200 वर्ग किलोमीटर है, और इसमें मुख्य रूप से लद्दाख और लाहौल स्पीति आते हैं। लद्दाख तो आप सभी जानते होंगे, बहुत ही फेमस है, टूरिस्ट अट्रैक्शन है। लाहौल स्पीति भी काफ़ी लोग जाते हैं। यह क्षेत्र भारत के अंदर के क्षेत्रफल में कहीं अधिक व्यापक है। यहाँ की स्थलाकृति को विचार में लेकर यह क्षेत्र लगभग 2.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर हो जाता है, जो कि समुद्र तल से लगभग 6,000, ठीक है, मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आपके बुक में मीटर या फिर फीट नहीं दी हुई है, तो मीटर ही होगा, फीट नहीं होगा। अब बात करें यहाँ के वन्य जीवन की, तो यह अत्यंत भंगुर परितंत्र को दर्शाता है, क्योंकि यहाँ की जलवायु परिस्थितियाँ काफ़ी कठोर है। कठोर भंगुर क्यों है? क्योंकि वहाँ पेड़ पौधे आपको नहीं मिलेंगे। वहाँ पर जो ऑक्सीजन की लेवल है वो काफ़ी कम है। आई बात समझ में? जो हार्ट पेशेंट होते हैं, जो हृदय के पेशेंट होते हैं ना, ठीक है, या फिर जिनको अस्थमा का बीमारी है, उन्हें लद्दाख जाने से मना किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की काफ़ी कमी है और हाई एल्टीट्यूड पे है, तो हार्ट अटैक का चांस और हार्ट ब्लॉकेज का चांस काफ़ी बढ़ जाता है। आई बात समझ में? चलिए, यहाँ पर अगर पेड़ पौधे की बात करें तो अल्पाइन स्टेपी यहाँ के पेड़ पौधे, अल्पाइन ट्री जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं, दार्जिलिंग में, सिक्किम में आपने देखा होगा। मैं जो है फ़ोटो जो है मैं लगा रहा हूँ स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं, ये अल्पाइन ट्री है। इसके अलावा यहाँ कई स्थानिक प्रजातियाँ भी पाई जाती है।
भारत के अंदर यह क्षेत्र पाकिस्तान और तिब्बत के साथ मिलकर दुनिया का सबसे अधिक वन्य भेड़ और बकरियों का समुदाय का निवास है। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम के रील्स में कभी कभी लद्दाख का रील्स भी अगर आता हो, अगर नहीं आपने देखा तो इंस्टाग्राम में जाके या यूट्यूब में जाकर रील्स देख सकते हैं कि लद्दाख में भेड़ बकरियाँ याक बहुत मिलते हैं। आई बात समझ में? लोग जो है वो भेड़ बकरियाँ बहुत पालते हैं। तो भेड़ बकरियों का एक बहुत ही प्रभुत्व स्थान क्या है आपका? लद्दाख, स्पीति, लाहौल है। आई बात समझ में? तो उम्मीद है इस चीज़ को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब आगे देखिए, अगर और जंगली जानवरों की बात करें तो यहाँ पर जंगली याक, तिब्बती खच्चर, खच्चर मतलब घोड़े से मिलता जुलता एक प्राणी है। आई बात समझ में? जो घोड़े और गधे का जो है वो कॉम्बो करके बनाया गया है। तिब्बती गजेल, आइबैक्स और तिब्बती एंटीलोप यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पर हिम तेंदुआ, भारतीय भेड़िया, पलास की बिल्ली, लोमड़ी और अन्य छोटे जंतु जो कि मांसाहारी है वो पाए जाते हैं। उसके बाद मार्बल्ड, पोलकैट, पीका और मॉर्मेट भी यहाँ पर पाए जाते हैं। काली गर्दन वाली पक्षी की बात करें तो काली गर्दन वाले सुंदर सारस जो है यहाँ पर पाई जाती है। तो उम्मीद करते हैं जो है ये पार हिमालय के बारे में आप समझ गए। पार हिमालय क्या है? पार हिमालय यानी हिमालय को भी 2-3 भागों में बांटा गया, आगे हम पढ़ेंगे। तो ये पार हिमालय यानी हिमालय से भी और उधर नेपाल की तरफ। आई बात समझ में? चीन की तरफ। चलिए अब हम पढ़ेंगे हिमालय। भारत की हिमालय पर्वत श्रृंखला पूर्व से पश्चिम तक लगभग 2000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पूर्व से पश्चिम बोले तो जम्मू कश्मीर से जो शुरू होती है एकदम चलती है कहाँ तक? अरुणाचल प्रदेश तक वो चलती आती है। आई बात समझ में? आपने नेपाल के मैप को देखा है ना ऐसे करके, तो इस प्रकार जो है वो चलती आती है। तो वो कितना किलोमीटर की है? 2000 किलोमीटर की है। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा क्षेत्र है। अब हिमालय की जो है जलवायु अलग होगी। गर्मियों में सर्वाइव करने वाले जीव जंतु, पक्षियाँ, पेड़ पौधे वहाँ पे रह नहीं पाएंगे, तो वहाँ की जो प्रकृति वो भी अलग होगी। वहाँ पाए जाने वाले पेड़ पौधे अलग होंगे, जीव जंतु अलग होंगे, पक्षियाँ अलग होगी। ठीक है, चलिए अब अगर हिमालय क्षेत्र की बात करें तो इसको कई क्षेत्रों में बांटा गया है। उसमें एक है निचली उपोष्ण कटिबंधीय तलहटी। तो जो निचली उपोष्ण कटिबंधीय तलहटी है, यहाँ मिले जुले पर्णपाती समुदाय के साथ चीड़, पाइन, पाइन मैंने अल्पाइन ट्री और बैन ओक के पेड़ पाए जाते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये सभी जो पेड़ पौधे हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? वो निचली उपोष्ण कटिबंधीय तलहटी में पाए जाते हैं जो कि हिमालय क्षेत्र में स्थित है। उसके बाद शीतोष्ण क्षेत्र जहाँ पर ठंडा है, यह 3500 मीटर के नीचे पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में मिली जुली वनस्पति के साथ मैपल के जंगल, मैपल वुड आपने सुना होगा, एक होटल भी है मैपल वुड होटल। उसके बाद यहाँ पर अखरोट के पेड़ पाए जाते हैं, मोरू और ओक के पेड़, साथ ही ब्लू पाइन, फर और स्प्रूस जैसे अनेक शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। अब आगे उसके बाद हम पढ़ेंगे उप अल्पाइन क्षेत्र। उप अल्पाइन क्षेत्र, इस क्षेत्र में बिर्च और रोडोडेंड्रोस की वन्य और गुल्म वनस्पति पाई जाती है। यह कई प्रकार की जड़ी बूटियों के साथ घास के मैदान में फैले होते हैं। देखिए ये सभी चीज़ें समझने वाली नहीं है, ये सभी चीज़ें आपको याद करने वाला है। आपको इसे याद करना होगा कि शीतोष्ण क्षेत्र में क्या मिलता है, उप अल्पाइन क्षेत्र में क्या मिलता है। जहाँ समझाना होगा मैं आपको वहाँ समझाऊंगा। बात करें पश्चिमी क्षेत्र की तो यहाँ देवदार के पेड़ और नीले पाइन के वृक्ष पाए जाते हैं। यह इलाका बहुत ही सूखा है। मध्य क्षेत्र की बात करें तो मध्य क्षेत्र में शाकाहारी जंतुओं की संख्या काफ़ी कम होती है। यहाँ आइबैक्स, मरखोर और हंगुल की संख्या क्या है? बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है। बात करें पूर्वी क्षेत्र की तो यहाँ मिस्मी टैकिन एक शाकाहारी जंतु पाया जाता है और इस इलाके में ऊंचे पेड़ों की लंबी लंबी कतारें मिलती हैं। एक साथ एक ही लंबी कतार में कई सारे पेड़ आपको वहाँ पर मिलेंगे जो देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। जानवरों की अगर बात करें ना तो यहाँ पर बहुत सारे जानवर भी पाए जाते हैं। ठीक है, टैकिन वगैरह जो है वहाँ पर वो पाई जाती है। चलिए आगे हम अब पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय रेगिस्तान। देखिए भारतीय रेगिस्तान सिर्फ और सिर्फ राजस्थान और गुजरात में आपको मिलेगा। पंजाब जाओगे तो आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा, केरल जाओगे तो वहाँ पे आपको रेगिस्तान नहीं मिलेगी। रेगिस्तान सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में है, जहाँ पे थार का क्या है? मरुस्थल है। और उसी के नाम पे वो जो गाड़ी आई है ना महिंद्रा की, महिंद्रा थार, ठीक है, इसीलिए उस गाड़ी का नाम रखा गया महिंद्रा थार। थार रेगिस्तान पे। रेगिस्तान या मरुस्थल का जो परितंत्र है वो सभी जीव जंतुओं के लिए अनुकूल नहीं है। वहाँ पे जाके इधर के लोग उधर जाके सर्वाइव नहीं कर सकते हैं।
यहाँ के कुत्ते, बिल्लियाँ, भेड़, बकरी, गाय वहाँ जाके सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ की जलवायु अलग है। वहाँ पे ऊँट मिलते हैं, क्योंकि ऊँट सर्वाइव कर लेते हैं। ऊँट का शारीरिक बनावट कुछ इस प्रकार होता है कि वहाँ पे वो सर्वाइव कर लेते हैं। वहाँ पे विभिन्न प्रकार के सांप भी मिलते हैं रेगिस्तान में। आपने डिस्कवरी चैनल में देखा होगा, आप यूट्यूब में काफ़ी डॉक्यूमेंट्री है रेगिस्तान को लेकर, आप देख सकते हैं। बात करें वन्य जीवन की, तो रेगिस्तान क्षेत्र का वन्य जीवन खास होते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि यहाँ इनके घनत्व में बहुत अधिक विविधता होती है। अब देखिए वहाँ पर क्या मिलता है, वहाँ पर रेगिस्तानी लोमड़ी, रेगिस्तानी बिल्ली, ठीक है, हुबारा बस्टर्ड और कुछ सैंड ग्राउस प्रजातियाँ थार क्षेत्रफल के अंदर मिलती है। भारत के रेगिस्तान में प्रोसोपिस सेनेरिया, साल्वाडोरा और ओलिओइडस सामान्य तौर पर पाए जाने वाले क्या पेड़ हैं। तो इन चीज़ों का आप याद रख लीजिएगा। पेड़ों की बात करें तो कौन कौन सा पेड़ मिलेगा आपको, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, साल्वाडोरा, ओलिओइडस, ये पेड़ वहाँ पाए जाते हैं रेगिस्तान में। रेगिस्तान में क्या मिलते हैं, देखिए रेगिस्तान में आपको सब कुछ मिलेगा वैसे तो, लेकिन जहाँ पर बालू की अधिकतर मात्रा है वहाँ पे आपको दिखेगा बिच्छू बहुत ज़्यादा मिलेगा, कटीले पेड़, झाड़ी नुमा छोटे छोटे पेड़ वहाँ आपको बहुत मिलेंगे। उसके बाद रेत के अंदर में रहने वाले सांप, जो रेत के अंदर में एकदम उसी कल में छिपे होते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा, आप जाओगे आपको वो डसले की। आई बात समझ में। मोटे मोटे अजगर वहाँ मिलेंगे आपको, छिपकली, रैटल स्नैक, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा जहर होता है। उसके बाद वो चील, गिद्ध, बड़े बड़े छिपकलियाँ आपको वहाँ पर वो मिल जाएंगी। चलिए अब आगे हमारा है अर्धशुष्क। देखिए अर्धशुष्क क्या है, अर्धशुष्क लगभग 5,08,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो कि पूरे भाग यानी पूरे भारत के भूभाग का 15% है। यहाँ घास की अनेक प्रजातियाँ और कुछ स्वादु झाड़ियाँ पाई जाती है। देखिए अर्धशुष्क यानी अर्ध माने आधा, शुष्क मतलब सूखा, यानी आधा सूखा है। यानी अगर आधा सूखा है यानी आधा ये क्या रहेगा, जलमग्न रहेगा। यानी मिट्टी जो वहाँ की है ना वो अर्धशुष्क है, पूरा का पूरा सूखी मिट्टी नहीं है। तो पूरा का पूरा सूखी मिट्टी नहीं है माने मिट्टी गीली है, और मिट्टी गीली है तो वहाँ की जलवायु क्या होगी, अलग होगी। वहाँ के पेड़ पौधे अलग होंगे, वहाँ पर खेतियाँ अलग होगी, वहाँ पे आप धान का रोपाई नहीं कर सकते हैं, वहाँ बहुत प्रकार के फसलों का आप उत्पादन नहीं कर सकते हैं। वहाँ के मिट्टी के अंदर में अलग प्रकार के जो है वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े रहते होंगे, उसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वन्य जीवन के बारे में। देखिए वन्य जीवन की बात करें तो यहाँ पर बहुत तरह के ऐसे ऐसे पेड़ मिलते हैं जो कि आपको अफ्रीका और अमेजॉन में दिखने को मिलेंगे। उदाहरण के लिए अकेसिया प्रजाति के पेड़ यहाँ आपको मिलेंगे। जंतु की बात करें तो लर्बी वर्स, ब्लैक बक, चौसिंघा, गेजले और नील गाय मुख्यतः आपको अर्धशुष्क मैदानों में जो है वो दिख जाएंगी। आगे हम पढ़ेंगे पश्चिमी घाट। अब ये पश्चिमी घाट है क्या, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। पश्चिमी घाट जो है उसको आप सामने वाले मैप पे देख सकते हैं, यह है पश्चिमी घाट। यानी जो गुजरात के क्षेत्र से शुरू होकर केरल तक जाती है, यानी जो पश्चिम की तरफ है। और घाट मतलब ही आपको समझ में आना चाहिए, घाट मतलब ही जल की बात हो रही है। यानी घाट के बाद से ही जल शुरू होता है। तो समंदर में जो है ना, केरल, मुंबई, गोवा, गुजरात, ये सभी क्या है, पश्चिमी घाट के हिस्से हैं। ये क्षेत्र जो है लगभग 1,60,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पर जो है वनस्पति जो है ना वो काफ़ी हद तक जो है वो कम हो चुका है। काफ़ी सारे होटल बन गए हैं, पार्क बन गए हैं, दर्शनीय, क्योंकि देखिए पर्यटक लोग जो है वो समंदर किनारे जाते हैं। जंगल रहेगा तो जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। तो जंगलों की कटाई हो रही है किस चीज़ के लिए, सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए, टूरिस्ट को बुलाने के लिए, ताकि अधिक टूरिस्ट आ सके। अधिक टूरिस्ट जो है वो आ रहा है तो क्या हो रहा है कि पेड़ों की कटाई हो रही है, जंगलों की कटाई हो रही है, मिट्टी की कटाई हो रही है, बड़े बड़े होटल बन रहे हैं, मॉल बन रहे हैं, सिनेमा घर बन रहे हैं। तो वहाँ पर जो जीव जंतु रहने वाले हैं उनकी संख्या काफ़ी कम हो रही है, जो बहुत ही चिंता के लिए क्या है विषय है। वहाँ का जो स्थानिक वनस्पति है जो सिर्फ उसी इलाके में पाई जाती है, उसकी संख्या भी कम हो चुकी है। उन परितंत्र में जो वन्य जीव मिलते हैं वो भी काफ़ी कम हो चुका है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि इस क्षेत्र यानी पश्चिमी घाट में किस प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। सबसे पहला है प्राइमेट्स। प्राइमेट्स में क्या मिलते हैं, नीलगाय के लंगूर और सिंगपुच्छी वानर। आई बात समझ में।
उसके बाद है रोडेंट्स। रोडेंट्स में क्या मिलता है आपको? प्लेटेकोथोमिस और स्पाइनी डोरमाउस। गिलहरी भी जो है वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी। मांसाहारी जीव की बात करें तो मालाबार सिवेट और लाल धब्बों वाली बिल्ली यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलती है। खुरदार प्रजाति की बात करें तो खुरदार प्रजाति में नीलगिरी से अगस्त्यमलई पर्वतीय घास के मतलब नीलगिरी ताहड़ काफ़ी आपको मिलेंगे। आई बात समझ में? तो ये जो है आपका कंप्लीट हो गया पश्चिमी घाट। आगे हम पढ़ेंगे दक्षिणी प्रायद्वीप। देखिए दक्षिणी प्रायद्वीप का जो मानचित्र है वो आप देख सकते हैं इस भारत के मैप में कि दक्षिण प्रायद्वीप है क्या। दक्षिणी प्रायद्वीप जो है दोस्तों, प्रायद्वीप मतलब याद रखिएगा समंदर का ही हम यहाँ पर बात करेंगे प्रायद्वीप में। और अगर बात करें दक्षिणी प्रायद्वीप के हिस्सों की तो बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ जितना भी आपका स्टेट है वो सभी यहाँ पे आ जाएगा। तमिलनाडु इसमें आ जाएगा, आंध्र प्रदेश जो है वो इसमें आ जाएगी, उसके बाद बंगाल इसमें आ जाएगा और उड़ीसा भी इसमें आ जाएगा। क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग कुल भूमि का 43% क्षेत्र जो है दक्षिणी प्रायद्वीप का हिस्सा है। और लगभग ये अगर कुल क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 14,21,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर जो है वो ये दक्षिणी प्रायद्वीप जो है वो फैली हुई है। वन की बात करें तो यहाँ पर्णपाती वन, कांटेदार जंगल और विखंडित झाड़ियाँ पाई जाती है। यहाँ पूर्वी घाट में अर्ध सदाबहार जंगलों में छोटे इलाके, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मैदानों में तटीय किनारों पर सूखे सदाबहार जंगल यानी जंगल काफ़ी सूखी होती है। जंतु की बात करें तो चीतल, सांभर, नीलगाय, चौसिंघा, बर्किंग डियर और गौर यहाँ की क्या है प्रमुख प्रजाति है। ब्लैक बग भी यहाँ काफ़ी मिलती है और काफ़ी छोटी और विशिष्ट प्रजातियाँ भी यहाँ पे पाई जाती है। उदाहरण के लिए आपको यहाँ पे हाथी मिल जाएगी, जंगली भैंसियाँ काफ़ी मिल जाएंगी यहाँ पे आपको। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ेंगे गंगा के मैदान के बारे में। अगर बात करें गंगा की मैदान की तो देखिए जो गंगा का मैदान यानी गंगा के तट का जो मैदान होता है उसे काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। यानी आप वहाँ पर कुछ भी फसल अगर उगाते हैं तो वो आसानी से जो है वो उसका फसल जो है वो उग जाएगी। ये क्षेत्र लगभग 3,60,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस अधिकांश इलाके में कोई मूल वनस्पति अब नहीं पाई जाती क्योंकि इस क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में खेती की जाती है। अगर बात करें वन्य जीवन की तो नीलगाय, ब्लैक बग और चिंकारा की छोटी आबादियां पश्चिमी क्षेत्रों की घनी खेती के इलाकों में अब भी पाई जाती है। ये क्षेत्र काफ़ी नमी युक्त है और नदी भी है, इसलिए वहाँ पर मगरमच्छ और घड़ियाल की आबादी भी पाई जाती है। बात करें मीठे पानी की तो इस क्षेत्र में जो मीठा पानी है वहाँ पे डॉल्फिन मिलती है और 20 से अधिक प्रजातियों वाले मीठे पानी के कछुए की भी अधिक संख्या पाई जाती है। अब आगे हम पढ़ेंगे पूर्वोत्तर भारत यानी पूर्व का भारत। पूर्वोत्तर भारत से भारत मलायन और भारत चीनी क्षेत्रों के बीच संक्रमण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व होता है। भारत के प्रायद्वीप के साथ हिमालय पर्वत के संगम का बिंदु भी है। इस क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र घाटी में अनोखी प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, दलदली क्षेत्र हैं, घास के मैदान हैं और जंगल तथा वन है। यहाँ के जंतुओं की बात करें तो दरियाई घोड़ा, भैंस, स्वैम डियर, हॉग डियर, पिग्मी हॉग और हिस्पीड हेयर शामिल है। यहाँ हाथियों की सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है। ये वाटरफॉल और अन्य पक्षियों के लिए उड़ने का रास्ता भी देती है जो उपमहाद्वीप की गर्मी और अपने आश्रय साइबेरिया तथा चीन के बीच यात्रा करते हैं। पूर्वोत्तर भारत यानी पूर्व और उत्तर का भारत। आई बात समझ में? यानी नॉर्थ ईस्ट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो पानी वहाँ वर्षा अधिक होती है। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो जंगल वहाँ बहुत ज़्यादा है। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो हाथियों की संख्या बहुत ज़्यादा वहाँ पर पाई जाती है। और वाटरफॉल की बात करें तो मेघालय में या फिर सिक्किम वगैरह में आपको कई सारे अच्छे अच्छे बड़े बड़े वाटरफॉल मिल जाएंगे। चलिए अब बात करेंगे द्वीप की यानी आइलैंड की। तो आइलैंड की बात करें तो आपको ये पता होगा कि आइलैंड उस क्षेत्र को कहते हैं जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो। वैसा क्षेत्र जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो उस क्षेत्र को हम लोग आइलैंड या द्वीप कहते हैं। भारत में द्वीपों की बात करें तो लक्षद्वीप एक भारत का द्वीप है। उसके बाद हमारा जो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है वो भी एक द्वीप है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उसे हम लोग द्वीप समूह इसलिए कहते हैं क्योंकि अंडमान और निकोबार में सिर्फ एक द्वीप नहीं है, 348 छोटे बड़े द्वीप हैं। आई बात समझ में? कुछ ऐसे छोटे छोटे द्वीप है जहाँ पर इंसान नहीं रहते हैं, लेकिन मेन अंडमान और निकोबार जो है पोर्ट ब्लेयर वहाँ पर जो है इंसानी बस्ती है
वहाँ हवाई अड्डे हैं, रेस्टोरेंट है, बार है, सब कुछ जो आपके शहर में है वो वहाँ पर है। आगे हम बात करेंगे कोस्टल एरिया के बारे में, यानी तटीय क्षेत्र, तट के बारे में बात करेंगे। देखिए, तट उसे कहते हैं जो समंदर के किनारे वाला जो मैदानी हिस्सा होता है, जो मिट्टी वाला हिस्सा होता है, उसे हम लोग कहते हैं तट। यानी तट के उस पार आपको समंदर मिलेगा। भारत में लगभग 5700 किलोमीटर लंबा तट है। पश्चिम दिशा में अरब सागर, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल राज्यों के तटों को छूता है। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में सुंदरवन के तट को छूते हैं। अब बात करें इन तटों की वन्य जीवन की, तो यहाँ पर बहुत तरह के जो जीव जंतु है, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। सबसे पहला है मैंग्रोव वनों की बात करें, इसमें समुद्र की ओर से भूमि और के क्षेत्रों पर ज्वारदनमुख वो होता है जहाँ पर नदी और समंदर मिलती है, उसे कहते हैं ज्वारदनमुख। ये क्षेत्र काफ़ी उपजाऊ होती है, वहाँ पर पाई जाती है मैंग्रोव वन। रेतीले किनारे, अब समंदर है तो रेत होगा, तो रेतीले किनारे सहित उठे हुए समुद्र तट और विशिष्ट पादप समुदाय जैसे केसुआरीना, कैलोफिल्म पेंडेनस भी पाई जाती है। पंक मैदान, जिनमें अनुक्रमिक चरणों के परास से संपूर्ण स्थलीय वनस्पति का विकास होता है, और उठे हुए कोरल और पथरीली तटरेखा होती है। इसमें समुद्री आव तवीजी होती है। आई बात समझ में? तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको समझने की जरूरत नहीं है, जो मेन चीज़ें वो मैं आपको समझा दिया। बात करें वन्य जीवन की प्रजातियों की, तो डुगोंग पाई जाती है, हम्प, ठीक है। उसके बाद बैक डॉल्फिन जो ज्वारदनमुख के पास गंदे पानी में पाई जाती है। ज्वारदनमुख पर या नमकीन पानी के घड़ियाल, ओलिव रिडली, ग्रीन, हॉक्सबिल, लेदर और लोगर हेड सी टर्टल ज्वारदनमुख पर मिलने वाले कछुए हैं। आई बात समझ में? तो ये हो गया आपका तट के बारे में। अब हम बात करेंगे जैव विविधता हॉट स्पॉट के बारे में। तो सबसे पहले जानिए कि हॉट स्पॉट होता क्या है। हॉट स्पॉट ऐसे क्षेत्र है जहां प्रजातियां भरपूर है, उच्च स्थानिक है और जो लगातार खतरे में है। मेयर्स ने दुनिया भर में 18 क्षेत्रों को या हॉट स्पॉट को पहचाना है। दिलचस्प रूप से देखिए, हॉट स्पॉट वो क्षेत्र होता है कि एक छोटा सा क्षेत्र होता है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। आई बात समझ में? चलिए, दिलचस्प रूप से इन क्षेत्रों में लगभग 50,000 स्थानिक पादप प्रजातियां, यानी जो वहाँ के स्थानीय हैं, या विश्व की पादप प्रजातियों का 20% हिस्सा केवल 7,46,000 वर्ग किलोमीटर में पाई जाती है। आई बात समझ में? चलिए, विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र यूके द्वारा आगे अध्ययन करके 18 पहले खोजा गया था, फिर 21 हॉटस्पॉट को पहचाना गया, यानी आज भी हॉटस्पॉट की खोज लगातार जारी है। कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन में जो मेयर्स के कार्य को आगे बढ़ाता है और 34 जैव विविधता स्पॉट को पहचाने गए। पहले 18 खोजा गया, फिर 21 खोजा गया और फिर बाद में 34 को खोजा गया। दुनिया के 34 हॉटस्पॉट में से 4 सिर्फ भारत में पाए जाते हैं। आई बात समझ में? यानी 4 सिर्फ भारत में पाए जाते हैं। तो उम्मीद है हॉटस्पॉट के बारे में भी आप समझ गए। सब देखिए, छोटा छोटा चीज़ है जो आपको समझना है और आपको याद करना है। चलिए, आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भारत एक बहु जैव विविधता वाला देश। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे कि भारत एक बहु जैव विविधता वाला देश कैसे है। वो इस प्रकार है, हमने इस चैप्टर में पढ़ा भी। आप हिमालय जाओगे तो वहाँ पे आपको अलग जीव मिलेंगे, आप रेगिस्तान जाओगे वहाँ आपको अलग जीव मिलेंगे, आप सुंदरवन डेल्टा जाओगे वहाँ आपको अलग चीज़ मिलेंगे, आप पश्चिमी घाट जाओगे वहाँ आपको अलग चीज़ मिलेंगे, आप पूर्वोत्तर भारत में जाओगे तो वहाँ आपको अलग जीव जंतु अलग चीज़ें मिलेंगी। तो इसलिए भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की जीव जंतुएँ पाई जाती है, अलग अलग पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इसीलिए जो है भारत को एक जैव विविधता वाला देश कहा गया है। 34 वैश्विक जैव विविधता वाले हॉट स्पॉट की सूची में 4 हॉट स्पॉट को मेयर्स द्वारा भारत और उसके पड़ोसी देशों में रखा गया है। भारतीय जैव विविधता का स्थानिक बहुत उच्च है। देश के लगभग 33% वनस्पति देश के स्थानिक हैं।
50,000 पादप प्रजातियों में लगभग 5,000 स्थानिक हैं। 47 फैमिली के तहत 101 जेनेडा में बांटी गई है, जो विश्व के अभिलेखित वनस्पति जगत का लगभग 30% है। भारत में 2 प्रमुख क्षेत्र हैं जिन्हें पेलियार्कटिक और इंडो मलायन कहते हैं, तथा 3 वायोम है, यानी उष्णकटिबंधीय आर्द्र जंगल, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जंगल और गर्म रेगिस्तान, यानी 3 वायोम में बांटा गया है। भारत में 10 भूगर्भीय क्षेत्र है। भारत कृष्ण पौधों के उद्भव में 12 केंद्रों में से एक है, यानी तरह तरह की चीज़ें हैं, तरह तरह की वनस्पतियाँ हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, झाड़ियाँ हैं, तरह तरह के जीव जंतु हैं। इसलिए भारत को एक जैव विविधता वाला देश कहा गया है। चलिए अब आगे हम पढ़ेंगे जैव विविधता के उपयोगिता मूल्य, यानी जो जैव विविधता है उससे हम क्या फ़ायदा लेते हैं, उससे हम क्या मूल्य अर्जित करते हैं। देखिए, जैव विविधता के उपयोगिता मूल्य को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रत्यक्ष उपयोगिता और दूसरा है अप्रत्यक्ष उपयोगिता मूल्य। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यक्ष उपयोगिता मूल्य। देखिए, प्रत्यक्ष उपयोगिता मूल्य का मतलब क्या होता है। अब मान लीजिए आप जंगल गए और आपने किसी जीव को मारकर खा गया, या आप जंगल गए, आप किसी पेड़ की लकड़ी को आपने जो है वो जलाने के लिए घर ले आया, तो वो क्या है, डायरेक्ट उपयोगिता मूल्य, यानी सीधे आप उसका यूज़ कर रहे हैं। अब मान लीजिए आप जंगल चले गए, वहाँ तालाब है, मछली पकड़े और आप घर आकर उसे काट के खा गए, तो इसे कहते हैं प्रत्यक्ष उपयोगिता मूल्य। दूसरा है अप्रत्यक्ष उपयोगिता मूल्य। देखिए, इसमें क्या होता है कि उसमें तो वनस्पतियों का या फिर वनों का डायरेक्ट उपयोग हो रहा था। अब इसमें क्या होगा, इसमें इनडायरेक्ट उपयोग होगा। अब आप जंगल चले गए और रबड़ का पेड़ में से रबड़ निकाल के आ गए, तो वो है डायरेक्ट मूल्य, आप डायरेक्ट काट के उसके लेकर उसे आ गए। गोंद का पेड़ है, उसे छील के आप गोंद निकाल के डायरेक्ट मार्केट में आके बेच दिए, तो वो क्या है, वो प्रत्यक्ष उपयोगिता मूल्य है, डायरेक्ट आपने उसका यूज़ किया। एक होता है इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट में क्या क्या आता है देख लीजिए। इनडायरेक्ट में आता है सौंदर्य मूल्य। सौंदर्य मतलब कहीं कहीं देखिए, आप बाहर के टूरिस्ट जो है आते हैं घूमने के लिए, वो आपको वन, जंगल, ठीक है, पर्वत, पहाड़, नदियाँ, ये देखने के लिए आते हैं, तो उसका आपको क्या मिलता है, अप्रत्यक्ष मूल्य मिल रहा है, यानी वो देखने के लिए आ रहे हैं, आपको पैसा पे कर रहे हैं। आई बात समझ में। उसके बाद है सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्य। किसी किसी जंगल में लोग जाते हैं, आप उन्हें अपनी सांस्कृतिक विरासत दिखाते कि देखिए हमारे पास ये जंगल है, हमारे पास अल्पाइन की ट्री है, हमारे पास कश्मीर में सेब के पेड़ हैं, देवदार के पेड़ हैं, हमारे पास दार्जिलिंग में जो है वो संतरे की पेड़ है। तो ये हमारे सांस्कृतिक मूल्य है। आई बात समझ में। हमारा यहाँ पर जो तरह तरह के व्यंजन हैं, तरह तरह की चीज़ें हैं। जैव विविधता की बात करें तो ऐसे कुछ जानवर हैं जो सिर्फ भारत में पाए जाते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर है जो सिर्फ बंगाल में, इंडिया में मिलती है। आई बात समझ में। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सांस्कृतिक मूल्य है। तो इसका हम लोग डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। आप डायरेक्ट बाघ को थोड़ी काट के खा रहे हैं, आप बाघ को दिखा रहे हैं, उसके बदले में आप पैसे ले रहे हैं। इसे कहते हैं क्या, अप्रत्यक्ष उपयोगिता मूल्य। और हमारा आखिरी पॉइंट है गैर उपयोगिता मूल्य। देखिए, गैर उपयोगिता मूल्य क्या है। गैर उपयोगिता मूल्य ऐसा मूल्य है या ऐसा चीज़ है जिसका हम लोग कभी उपयोग तो नहीं करते, लेकिन अगर ये अनुपस्थित हो जाए तो हम इसे खोया हुआ मानते हैं, यानी जिसका हम लोग उपयोग नहीं करते, जिसका कोई काम नहीं है। अब मान लीजिए कोई किसी एक खास प्रजाति का शेर, टाइगर है, उसका हम लोग कुछ उपयोग नहीं करते, बट भारत में है, लेकिन अगर वो खो जाए, जैसे कि चीता जो है भारत में क्या हो गया था, लुप्त हो गया था, ख़त्म हो गया था। अब इंडिया ने बाहर के देशों से क्या किया, चीता को मंगवाया, अफ्रीका से चीता को मंगवाया। आई बात समझ में। तो ऐसा चीज़ जो हमारे पास है लेकिन हम उसका उपयोग नहीं करते, बट अगर वो लुप्त हो जाए, विलुप्त हो जाए या खो जाए तो उसे हम खोया हुआ मानते हैं, तो उसे कहते हैं गैर उपयोगिता मूल्य। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है इकाई 6 वो हो जाता है ख़त्म। उम्मीद है आपको ये चैप्टर मैं अच्छे से समझा पाया हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही जाते वक्त मैं आपको ये बता दूं कि अगर अभी तक आपने अपना असाइनमेंट का PDF परचेज़ नहीं किया है तो हमसे आप दिए गए नंबर पर फ़ोन करके अपना PDF ले सकते हैं। हम आपको असाइनमेंट के PDF भी देते हैं और हैंड रिटन नोट्स भी देते हैं, तो आपको जो चाहिए आप वो हमसे परचेज़ कर सकते हैं। दोनों के अलग अलग प्राइस हैं।